हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जीके के अभी तक हम क्रमवार लगभग 3 यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिसमें जीके से संबंधित हमने महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे। यदि आपने जीके से संबंधित ये प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो एक बार हमारे चैनल पर जाइएगा, जिसका नाम है एजुकेशन वे विद एनके। इस चैनल पर आपके एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भरपूर तैयारी चल रही है। हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए दिए जा रहे हैं, तो जाइएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। ठीक है, तो जो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है चौथा प्रैक्टिस सेट, और इस प्रैक्टिस सेट में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं। ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में बनने की सबसे ज़्यादा इनकी संभावना रहेगी। ठीक है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर सभी ऐसे पॉइंट आपको बताता चलूँगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और कुछ ऐसे देखिए प्रश्न हमने लिए हैं जो प्रीवियस ईयर के कुछ जो एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। तो निश्चिंत होकर आपको ये वीडियो देखना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ में बैठिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त आज का ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और दोस्तों एक बात और, यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास में ये वीडियो जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो जाए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी ये सभी जानकारी उपलब्ध हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम बढ़ते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके पूछे जाने की संभावना रहेगी आपके एग्जाम में। तो देखिए कह रहा है कि बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन पहला है, कह रहा है कि पश्चिम बंगाल का है, उड़ीसा का है, केरल का है, या फिर कर्नाटक का है। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो बाउल नृत्य है, लोक नृत्य है, वो किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। अब देखिए इसके अलावा पश्चिम बंगाल से संबंधित और यहाँ पर हम कुछ लोक नृत्य यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे यात्रा, यात्रा हो गया। इसके अलावा देखिए कीर्तन, ये दोनों किससे संबंधित हैं? पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। देखिए बेटा साथ में नोट करते चलिएगा। देखिए आपके एग्जाम के लिए समय कम है, ठीक है, और यदि आप किसी बुक पर निर्भर करते हैं, मान लीजिए कोई बुक उठाकर पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा लिखा हुआ है उसमें। और एग्जाम की तैयारी ऐसे नहीं होती कि आप एकदम से किताब उठाइए, आपने वो पूरा कंप्लीट कर लिया, ऐसे तो होगी नहीं, न डायरेक्ट आपके दिमाग में जाएगा। तो देखिए आप को जो यहाँ पर दिया जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पर आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर हर चीज़ें हम यहाँ पर बता रहे हैं। लिखिए ऐसी चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वही चीज़ें बताई जा रही हैं। यदि आप इसके अलावा किसी अन्य यूट्यूब चैनल की बात करते हैं तो वहाँ पर जाइएगा तो सिर्फ आपको आंसर बताया जाएगा और 1-2 पॉइंट बताकर आपको छोड़ दिया जाएगा, आगे बढ़ जाते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है बेटा, आप शॉर्ट नोट तैयार कीजिएगा अपना, साथ में यहाँ पर मैं जो भी यहाँ पर आपको पॉइंट बताता जा रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जब भी आपका एग्जाम हो, उस एग्जाम के जो भी आपका रिवीजन का समय होता है 1-2 दिन पहले, उसमें आप ये नोट पढ़ लीजिएगा और जाइएगा, देखिएगा आपको सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो आप कोशिश करिएगा कि मेरे साथ में बैठकर आप शॉर्ट नोट तैयार करें। जो भी मैं आपको यहाँ पर बताता जा रहा हूँ वो आप एक कॉपी लीजिएगा और साथ में पेन रखिएगा और नोट करते चलिएगा। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, तो उड़ीसा से संबंधित देखिए एक शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम है उड़ीसी, उड़ीसी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए उड़ीसा से संबंधित है छऊ, ये लोक नृत्य है और है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? ठीक है, कमेंट बॉक्स में करिएगा। चलिए इसके बाद केरल की बात करते हैं। तो देखिए केरल से संबंधित लोक नृत्य आपका ओट्टम हो गया ये। इसके अलावा देखिए मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम हो गया। कहीं कहीं पर मोहिनी अट्टम आपको लिखा मिलेगा कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, लेकिन मोहिनी अट्टम देखिए केरल से संबंधित है, जो आपका एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कथकली, कथकली, कथकली जो है आपका वो केरल से संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कर्नाटक की बात करते हैं तो देखिए यक्षगान, बेटा यक्षगान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा देखिए जो कर्नाटक से संबंधित है वो है करगा।
ठीक है, तो ये थे आपके कुछ यहाँ पर लोक नृत्य संबंधित राज्यों से। ठीक है, इसके अलावा देखिए जब यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो बेटा यूपी स्पेशल से भी प्रश्न बनने के बिल्कुल कोई शक ही नहीं है कि यूपी स्पेशल से प्रश्न ना बनेंगे। तो देखिए यूपी स्पेशल से यहाँ पर लोक नृत्य से संबंधित कैसे प्रश्न बन सकते हैं, याद रखना है आपको यूपी से संबंधित, जो यूपी का आपका जीके है। तो यूपी से देखिए कौन कौन सा, कथक तो आपका शास्त्रीय नृत्य हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए नौटंकी हो गया, चरकुला, ठीक है, ख्याल हो गया, ठीक है, कजरी हो गया, कजली हो गया, दीवारी हो गया, ये सभी लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके सामने। देखिए कह रहा है कि लोकसभा किस प्रकार का सदन है। ऑप्शन है यहाँ पर, ए कह रहा है निम्न सदन है, उच्च सदन है, स्थायी सदन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो लोकसभा है किस प्रकार का सदन है आपको बताना है। तो यहाँ पर हम अंतर, इनके मध्य में डिफरेंस समझेंगे कि क्या अंतर है। लोकसभा हो गया और राज्यसभा, तो बेटा इनको नोट करते चलिएगा, ठीक है, जो भी बताता चला जा रहा हूँ। तो लोकसभा है जो, लेकिन आपको एक काम करना है। देखिए जो वीडियो आपके लिए हितकारी है वो आपके दोस्तों के लिए भी हितकारी होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही मत बैठे रहिएगा कि आप फ्री में ज्ञान ले रहे हैं, थोड़ा सा कष्ट करिएगा। ठीक है, अपनी उंगली को ही कष्ट देना है आपको, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, तो लोकसभा की बात करते हैं। तो देखिए जो लोकसभा होता है इसको बोला जाता है बेटा निम्न सदन, इसको बोलते हैं निम्न सदन, और जो राज्यसभा है उसको बोला जाता है उच्च सदन। ठीक है, जो लोकसभा होता है अस्थायी सदन होता है, अस्थायी सदन, और राज्यसभा होता है स्थायी सदन, कभी खत्म ना होने वाला। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम स्थायी सदन राज्यसभा को। इसके अलावा देखिए मतदान की बात करते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होता है, मतदान के द्वारा। ठीक है, जनता के द्वारा होता है, मतदान के द्वारा। और जो राज्यसभा का होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक है, कैसा होता है, निर्वाचित जो सदस्य हैं विधानसभा के, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा होता है। ठीक है, कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ये याद रखना है आपको। ठीक है, पूछे जाते हैं ये सभी। देखिए एक भी यहाँ से प्रश्न, अरे भाई लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, आपको पूरा 2 पेज का खर्रा मिलेगा यदि आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ मैं ऐसे यहाँ पर पॉइंट बता रहा हूँ जो इससे बाहर नहीं होगा प्रश्न। ठीक है, तो 5 वर्ष का होता है लोकसभा का। यदि सदस्यों की बात करते हैं तो सदस्यों की अधिकतर संख्या होती है लोकसभा में 552, यदि वर्तमान में बात करते हैं तो 543 है। राज्यसभा की बात करते हैं तो 250 होती है अधिकतम, और 245 वर्तमान में सदस्यों की संख्या है। ठीक है, यदि लोकसभा के सदस्य बनने की बात करते हैं तो देखिए कुल आयु होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कुल आयु होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये था हमारा अंतर लोकसभा और राज्यसभा के मध्य में। देखिए पूछा सिर्फ प्रश्न में लोकसभा के बारे में गया था, लेकिन देखिए साथ में मैंने बताया आपको राज्यसभा से संबंधित भी। तो ऐसे प्रश्न जो भी यहाँ पर पॉइंट बताए हैं इसी से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, इससे बाहर कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो सभी जितने भी जरूरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे वो सभी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, तो जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, निम्न सदन। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि लोकसभा किस प्रकार का सदन है, निम्न सदन है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है हेपेटाइटिस से शरीर के किस नहीं यहाँ पर है कौन सा अंग प्रभावित होता है। कह रहा है कि हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है बताना है। ऑप्शन ए है यकृत, कह रहा है फेफड़ा, वृक्क होता है, हृदय होता है। तो देखिए हेपेटाइटिस समझिएगा इसको, हेपेटाइटिस होता है जो एक ऐसी संक्रमित बीमारी है, कैसी संक्रामक रोग है एक प्रकार का। ठीक है, संक्रमित बीमारी है, और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है तो याद रखना है यकृत होता है। ठीक है, यकृत होता है। यदि रोग पूछता है कि किसके कारण होता है तो विषाणु के कारण फैलता है रोग। ठीक है, विषाणु के द्वारा
वायरस के द्वारा फैलता है, ठीक है। दूषित भोजन करते हैं या फिर जिस व्यक्ति को है यदि उसके संपर्क में आते हैं तो ये बीमारी फैलती है। इस रोग से बेटा यकृत में सूजन हो जाती है, ठीक है। यदि लक्षण की बात करते हैं तो इस रोग के लक्षण हैं, एक तो आपका यकृत में सूजन आएगी, ठीक है, सूजन हो जाती है। साथ ही साथ व्यक्ति को पीलिया हो जाता है, ठीक है। मूत्र गाढ़ा पीला निकलता है, ठीक है। इसके अलावा शरीर में थकान देखने को मिलेगी और साथ में बुखार भी आता है, फीवर भी होता है, ठीक है। तो ये लक्षण है हेपेटाइटिस की, ठीक है। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है, लिवर प्रभावित होता है, तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए हेपेटाइटिस 3 प्रकार का होता है, ए, बी और सी। सी जो हेपेटाइटिस सी होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए के साथ में हमारा राइट आंसर चला जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है देखिए कह रहा है कि भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए जर्मनी, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका। तो देखिए भिलाई स्टील प्लांट, तो यहां पर जो बात करते हैं भिलाई स्टील प्लांट की, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य यहां पर कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, पूरा डिटेल में बताऊंगा। किसको जल्दी है बेटा आगे बढ़ने, मुझे तो नहीं है, आपको हो यदि तो फिर दूसरी बात है, ठीक है। आगे बढ़ना, जब हम कुछ सीखे तभी आगे बढ़ेंगे या बिना सीखे आगे बढ़ जाएं? तो कुछ सीखना है यदि तो आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा, सीखिएगा मेरे साथ, बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब मुझे बताने वाले को प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी, समझिएगा इसको, ठीक है। तो देखिए सेकेंड पंचवर्षीय योजना, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी उसका समय था 1956 से 1961 के मध्य, ठीक है। 1956 से 1961 के मध्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी और इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकीकरण, ठीक है, मतलब उद्योगों का विकास करना। तो इसके अंतर्गत 3 यहां पर उद्योग, यहां पर 3 प्लांट चालू किए गए हैं। तो कौन सा था? एक था आपका भिलाई इस्पात, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है, और दूसरा था राउरकेला और तीसरा था दुर्गापुर, ठीक है। तो जो भिलाई स्टील प्लांट था इसको किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से बेटा छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था, याद रखना है, आप नोट कर लीजिएगा। राउरकेला की बात करते हैं तो राउरकेला को उड़ीसा में किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से, ठीक है, जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में इस प्लांट को लगाया गया था। दुर्गापुर की बात करते हैं तो देखिए दुर्गा पूजा फेमस है कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। तो उसी से देखिए दुर्गापुर, दुर्गा पूजा याद हो गया ना। तो दुर्गापुर जो प्लांट है वो कहां पर लगाया गया था? पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। किसकी मदद से? ब्रिटेन की मदद से। देखिए कंप्लीट करा दिया ना तीनों से प्रश्न बनते हैं। भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, दुर्गापुर। अब बताइए जल्दी करके क्या करेंगे आप? तो तीनों यहां पर कंप्लीट हो गए आपके, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। भिलाई है वो रूस की मदद से छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था, जो राउरकेला था वो उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से, और जो दुर्गापुर था वो आपका ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। किस योजना के दौरान पूछता है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका विकास हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो यदि मॉडल पूछता है तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ठीक है। समय यदि पूछता है तो 1956 से 1961 के मध्य इनका विकास हुआ है। इसके सहयोग से हुआ था, जर्मनी के सहयोग से हुआ था। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रश्न के साथ अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? चलिए बताइएगा। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यदि संविधान में बात करते हैं तो देखिए संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस संविधान से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से। तो देखिए बेटा जब भी संविधान बन रहा था तो 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया
और विभिन्न जितने भी देश थे विभिन्न देशों से कुछ ना कुछ वहां से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन की बात करते हैं तो देखिए ब्रिटेन से एकल नागरिकता यदि पूछता है तो एकल नागरिकता कहां से ली गई है? एकल नागरिकता ली गई है ब्रिटेन से। विधि का शासन, विधि का शासन सन भी ब्रिटेन से। इसके अलावा देखिए ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, ठीक है, संसदीय प्रणाली है वो भी ब्रिटेन से ली गई। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, यूएसए की बात करते हैं देखिए तो यूएसए से मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, कनाडा की बात करते हैं तो देखिए कनाडा से क्या लिया गया है, कमेंट करके बता दीजिएगा, तब तक मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपसे पूछता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है तो याद रखना है आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से। ठीक है, यदि समवर्ती सूची पूछता है कि समवर्ती सूची कहां से लिया गया है तो समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो यहां पर जो सही आंसर होगा हमारा आयरलैंड, ऑप्शन यहां पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संघीय प्रणाली की बात है तो देखिए कनाडा से लिया गया है, जो मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला था, तो ऑप्शन यहां पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कांडला हो गया, मंगलौर, चेन्नई या मद्रास या हल्दिया। तो ऑप्शन यहां पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई बंदरगाह। देखिए भारत के, देखिए यदि भारत की बात करते हैं तो भारत में कुल देखिए 13 बड़े बंदरगाह हैं और छोटे बंदरगाह की बात करते हैं तो लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। 13 बंदरगाह में यदि पूछता है कि 13वां बंदरगाह कौन सा है तो वो है आपका पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है जो अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप पर। ठीक है, तो देखिए 13 कुल बंदरगाह है, जिनमें से यदि देखिए कांडला, एक कांडला है और दूसरा कोलकाता बंदरगाह है, कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में है। तो ये दोनों बंदरगाह, जो कांडला बंदरगाह है वो है आपका गुजरात में, कोलकाता बंदरगाह है आपका पश्चिम बंगाल में। लेकिन देखिए जो कोलकाता बंदरगाह है और कांडला बंदरगाह दोनों कैसे हैं? ज्वारीय बंदरगाह है। कैसे? ज्वारीय बंदरगाह है। मंगलौर, न्यू मंगलौर बंदरगाह की बात करते हैं तो देखिए जो न्यू मंगलौर बंदरगाह है कहां पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, कहां पर है? कर्नाटक में है। चेन्नई, ठीक है, मैंने आपको बताया जो चेन्नई बंदरगाह है कैसा कृत्रिम बंदरगाह है और सबसे पुराना बंदरगाह है। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह है। हल्दिया आपका बंगाल का, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह। यदि आपसे सबसे बड़ा बंदरगाह पूछता है तो सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। मुंबई का बंदरगाह है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, ये थे आपके। यदि आपसे पूछता है कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है तो वो है आपका विशाखापट्टनम। तो ये पॉइंट थे कुछ देखिए जो बंदरगाह से संबंधित थे। और यदि देखिए भारत का कृत्रिम बंदरगाह हमसे पूछा गया था तो ऑप्शन यहां पर सी फॉर चेन्नई। ठीक है, सी फॉर चेन्नई, यहां पर ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, जो भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है। देखिए बेटा, यदि आप देखिए आप क्या करते हैं कि वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको प्रतिदिन ये वीडियो समय से उपलब्ध हो जाए। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अफ्रीका और यूरोप का कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? कह रहा है अफ्रीका को और यूरोप को दोनों को अलग कौन सा जल डमरू मध्य करता है? ऑप्शन ए है, कह रहा है जिब्राल्टर जल संधि हो गई, या फिर पाक हो गया, डोबर हो गया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जो अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है वो कौन सा हो जाएगा? जिब्राल्टर। अब देखिए जो जल डमरू मध्य है होता क्या है, इसको समझिएगा। जो जल डमरू मध्य है क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर मान लीजिएगा यह है आपका प्रशांत महासागर, यह है आपका अटलांटिक महासागर, तो दोनों का जो बीच का जो एरिया होता है इसको बोलते हैं हम जल डमरू मध्य। एक सकरा भाग होता है जल डमरू मध्य जो क्या है आवागमन के लिए, एक क्षेत्र से हम दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए। मान लीजिए प्रशांत महासागर से
ठीक है, अटलांटिक में जाना है, तो इसका क्या है, जो आपका सकरा भाग होता है इसको बोलते हैं हम जलडमरू मध्य। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं दो सागर को जोड़ने का जो स्थान होता है, ठीक है, वो जलडमरू मध्य होता है। तो देखिए कह रहा है कि जो जिब्राल्टर है वो किसको जोड़ता है, तो वो जोड़ता है अफ्रीका को यूरोप के साथ में जोड़ता है। यदि सागर की बात करते हैं तो कौन कौन से सागर के मध्य है ये जलडमरू मध्य, तो जलडमरू मध्य जो जिब्राल्टर है वो है अफ्रीका और यूरोप के मध्य। सागर की बात करते हैं तो देखिए सागर के मध्य है आपका भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। किसके मध्य, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य। ठीक, पाक जलडमरू मध्य की बात करते हैं। देखिए जिब्राल्टर जो जलडमरू मध्य है इसको बोलते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। ठीक है, कुंजी मीन्स चाबी, ठीक है, कि कुंजी, भूमध्य सागर की क्या बोलते हैं, कुंजी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, वो पूछा गया प्रश्न है जलडमरू मध्य से। ठीक है, जिब्राल्टर जो जलडमरू मध्य है वो किसके मध्य है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से है ये मध्य, अफ्रीका और यूरोप, ठीक है, दोनों को जोड़ता है। पाक जलडमरू मध्य की बात करते हैं तो ये है आपका कहां पर है बताइएगा, तो पाक जलडमरू मध्य है भारत और पाकिस्तान, सॉरी भारत और, हाँ समझ रहे हैं आप, गलती कर रहे हैं, भारत और श्रीलंका। ऐसा ही लग रहा ना, आपने देखा होगा कि पाक बोल रहे हैं, पाक जलडमरू मध्य पाकिस्तान के मध्य होगा, नहीं, भारत और श्रीलंका के मध्य, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी दोनों के मध्य। ठीक है, डोबर जल संधि की बात करते हैं तो जो डोबर जल संधि है वो है उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के मध्य है। और देखिए देश की बात करते हैं तो फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य। ठीक है, जो डोबर जल संधि है ये देखिए सबसे सकरा जलडमरू मध्य, इसको आप ये नोट कर लीजिएगा, डोबर जल संधि सबसे सकरा है। ठीक है, सबसे सकरा इसका एरिया है, ठीक है, सबसे सकरा है वो है डोबर जल संधि। चलिए, तो यहां पर जो सही होगा हमारा जिब्राल्टर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है 3 सेकंड का नियम का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो 3 सेकंड हो गया, 5 सेकंड हो गया और 10 सेकंड, ये 3 नियम हैं जो बास्केटबॉल से संबंधित हैं। तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एडविन। तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड रिपन, ठीक है, तो लॉर्ड रिपन का क्या, कहां से प्रश्न बनता है, देखिए यहां पर कौन कौन से यहां लॉर्ड रिपन से संबंधित इंपोर्टेंट पॉइंट रहेंगे। यदि पूछता है कि एल्बर्ट बिल किसके द्वारा लाया गया है, तो देखिए 1883 में लॉर्ड रिपन के द्वारा एल्बर्ट बिल लाया गया था। और इसके अलावा देखिए आर्म्स एक्ट, यदि पूछता है कि किसके द्वारा बंद किया गया था, तो याद रखना है आपको लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, आर्म्स एक्ट याद रखिएगा, जो आर्म्स एक्ट था वो चलाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा चलाया गया था। और बंद किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना है आपको लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग, यदि आपसे पूछता है कि भारत की 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन था, तो याद रखना है लॉर्ड कैनिंग था। तो ये प्रश्न हैं जो यहां से बनते हैं, समझिएगा। देखिए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। एल्बर्ट बिल किसके द्वारा लाया गया, तो वो लाया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय, यदि आपसे पूछता है कि वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड इरविन
ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यदि पूछता है कि भारत की आजादी के समय कौन था, तो याद रखना है माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। भारत की आजादी के समय वायसराय थे, ठीक है। तो ये थे सभी यहां से पॉइंट कुछ इंपोर्टेंट थे। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की गई है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी हम, यदि आपसे पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, याद रखना है 12 मार्च 1930 को यह आंदोलन चलाया गया था। और खत्म कब हुआ, तो 6 अप्रैल 1930 को खत्म किया था। किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो ये थे पॉइंट कुछ यहां से इंपोर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो समांतर रेखा कह रहा है कि देखिए भूमध्य रेखा जो होती है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? तो यहां पर देखिए, मैं यहां पर समझिएगा क्या बता रहा हूं। तो देखिए ये आपकी होती है 0 डिग्री पर जो रेखा होती है उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, या फिर हम जिसको विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर, ठीक है, 23.5 डिग्री पर जो रेखा होती है उत्तरी गोलार्ध में, उसे बोलते हैं कर्क रेखा। कमेंट में बताइएगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, बताइएगा कमेंट कर में बता दीजिएगा, ठीक है। और जो दक्षिणी गोलार्ध में होती है वो 23.5 डिग्री पर, उससे बोलते हैं हम मकर रेखा, ठीक है। इसके अलावा ये होता है आर्कटिक वृत्त और ये होता है अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को हम क्या बोलते हैं? बोला जाता है बेटा जो ये रेखाएं होती हैं, समानांतर रेखाएं होती हैं, उनको बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं। जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है उसे बोलते हैं हम भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा, ठीक है। और जो खड़ी रेखाएं होती हैं ग्लोब पर, उसको बोलते हैं हम देशांतर रेखा। तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अक्षांश रेखा, ठीक है। यदि देखिए कुल अक्षांश रेखा पूछता है कि कुल कितनी अक्षांश रेखा हैं, तो याद रखना है आपको कुल 79 अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मैकमोहन रेखा की बात करते हैं। तो देखिए जो मैकमोहन रेखा दी गई है, भारत को चीन से अलग करने के लिए जो रेखा खींची गई है, जो भी, ठीक है, जो लाइन है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा खींची गई है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ के द्वारा ये इसका निर्धारण किया गया था, इसलिए उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है देखिए डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? कह रहा 45, 46, 47 या 48। तो देखिए डाउन सिंड्रोम होता क्या है समझिएगा पहले। देखिए नॉर्मल व्यक्ति की बात करते हैं तो कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, लेकिन जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है कि जो मनुष्य का 21वां गुणसूत्र होता है, 21वां जो गुणसूत्र का जोड़ा होता है उसकी एक क्या होती है, गुणसूत्र की प्रतिलिपि हो जाती है, मतलब एक कॉपी बन जाती है एक्स्ट्रा, ठीक है, क्रोमोसोमल इसको विकार के कारण बोलते हैं, ठीक है। तो 21वें गुणसूत्र की प्रतिलिपि बन जाती है, एक कॉपी बन जाती है, तो कुल गुणसूत्र की संख्या हो जाती है 47, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। और जैसे ही प्रतिलिपि बनती है तो मनुष्य में क्या होता है, जो भी बच्चा पैदा होता है वो मंदबुद्धि बालक होता है, मस्तिष्क का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, उसका शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता। शारीरिक विकास में देखें तो देखिए क्या क्या लक्षण देखेंगे उसमें, उसकी जो नाक होगा वो थोड़ा सा निचले तरफ चौड़ा होगा, हाथ में पाम एक क्रीज होगी, और शरीर की बात करते हैं तो हाथ पांव जो होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, ये उसके लक्षण होते हैं। तो कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन यहां पर डी, हमारा सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा आपसे नाम बदलकर भी यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको बोलते हैं ट्राइसोमी 21, ठीक है, ट्राइसोमी 21 के भी नाम से भी ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है
डाउन सिंड्रोम। यदि आप ट्राइसोमी याद रखते हैं तो आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा, क्योंकि देखिए 21वें जोड़े पर विकार हो, जो 21वां जोड़ा का जो गुणसूत्र है उस पर विकार हो रहा है, ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा। तो देखिए 47 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न के लिए बेटा एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर राष्ट्रपति को? तो देखिए जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है किसको अपना इस्तीफा सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। तो ऑप्शन यहां पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके अलावा देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है इसकी नियुक्ति की बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जो संघ लोक सेवा आयोग है इससे और एक आध दो प्रश्न यहां पर हम देख लेते हैं। यदि आपसे पूछता है देखिए कि संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो बेटा 6 वर्ष इसका कुल कार्यकाल होता है, ठीक है। अधिकतम उम्र की बात करते हैं कि कब तक ये अधिकतम उम्र तक काम कर सकता है, तो 65 वर्ष तक, ठीक है, काम कर सकता है, ठीक है। यदि नियुक्ति की बात करते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, संघ लोक सेवा का जो आयोग का अध्यक्ष होता है तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, और राष्ट्रपति को ही अपना ये इस्तीफा देता है। तो ये प्रश्न थे आपके संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है हवाई द्वीप किस महासागर पर है? जो हवाई द्वीप है वो किस महासागर पर स्थित है? हिंद महासागर पर, अटलांटिक महासागर पर, आर्कटिक महासागर पर, या फिर प्रशांत महासागर पर? तो देखिए हवाई द्वीप, हिंद महासागर के द्वीप की बात करते हैं तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है वो है मेडागास्कर, मेडागास्कर, ठीक है, ठीक है, मेडागास्कर है। अटलांटिक महासागर के द्वीप की बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर का जो सबसे बड़ा, विश्व का यदि आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो वो है, ठीक है, अटलांटिक महासागर का द्वीप है सबसे बड़ा, जिसको हम बोलते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड हो गया, इसके अलावा ठीक है आइसलैंड हो गया, हैती, जमैका हो गया, ये सभी अटलांटिक महासागर के द्वीप है। प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो जो प्रशांत महासागर है पापुआ न्यू गिनी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, किसका? प्रशांत महासागर का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यदि आपसे पूछता है कि मैरियाना गर्त किस महासागर में पाई जाती है तो वो है प्रशांत महासागर में पाई जाती है, ठीक है। तो जो हवाई द्वीप है वो किस महासागर में स्थित है, तो याद रखना है ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। हवाई द्वीप है यूएसए में है और कहां पर है? प्रशांत महासागर में है, तो यहां पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए हवाई द्वीप से संबंधित है तो यहां पर और एक दो पॉइंट देख लीजिए। हवाई द्वीप में आपकी दो यहां पर ज्वालामुखी देखने को मिलती हैं, एक तो हो गया किलायू और दूसरा है मौना लोआ, ठीक है। जो किलायू जो ज्वालामुखी है वो है संसार की सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा, जो कहां पर है? यूएसए में है, हवाई द्वीप पर है, प्रशांत महासागर में है। मौना लोआ सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी है वो है मौना लोआ, तो इनको आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है पोंग और तापू राज्य के लोक नृत्य हैं, किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। पोंग, पोंग नहीं है, देखिए यहां पर पोनोंग है, ठीक है, क्या है? पोनोंग और तापू, पोनोंग और तापू है जो कहां के हैं? अरुणाचल प्रदेश है। इसके अलावा देखिए अरुणाचल प्रदेश का है मुखौटा, मुखौटा युद्ध नृत्य यदि आपसे पूछता है कि किस राज्य का लोक नृत्य है तो वह आपका अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। गोवा की बात करते हैं तो देखिए झाकोर, झागोर है, ढकनी हो गया, ये लोक नृत्य है कहां के? गोवा के लोक नृत्य है, ठीक है। झारखंड की बात करते हैं तो देखिए सरहुल, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कर्मा, ठीक है, कर्मा। देखिए सरहुल हो गया और कर्मा, ये झारखंड के दोनों लोक नृत्य बेहद इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न हैं, ठीक है। असम की बात करते हैं तो देखिए बिहू बेहद इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, ठीक है। बिहू तो भाई सीटेट एग्जाम में
न जाने कितने बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, बिहू। और इसके अलावा बिछुआ भी असम का लोक नृत्य है, ठीक है। जो बिहू है इसका आयोजन साल में 3 बार होता है, ठीक है। ये एक फसली त्यौहार है और एक लोक नृत्य के रूप में भी हम इसको जानते हैं। महिलाओं के द्वारा ये लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है। कह रहा है आर्सेनिक, क्रोमियम, गाद हो गया, हिमनद। तो देखिए जो हिमनद है वो नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही आंसर हो जाए। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या था। तो ऑप्शन ए है विकसित गांव विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत, युवाओं का विकास देश का विकास, युवाओं की बढ़ती जन भागीदारी। तो देखिए इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा और नोट जरूर कर लीजिएगा, पूछा जाता है ये प्रश्न, ठीक है। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए याद रखना है आपको 12 जनवरी, 12 जनवरी को मनाया जाता है क्या, युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। और किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, ठीक है। तो जो 2023 का राष्ट्रीय युवा दिवस था उसका विषय था विकसित युवा और विकसित भारत। तो ऑप्शन यहां पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है। कह रहा है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और विधानसभा अध्यक्ष। तो देखिए किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए राज्यपाल से संबंधित कुछ यहां पर इंपोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं हम। देखिए अनुच्छेद 153 आर्टिकल 153 समझना है आपको। इसमें राज्यपाल के पद से संबंधित बताया गया है। कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना आवश्यक है, ठीक है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है, ठीक है। योग्यता की बात करते हैं तो देखिए यदि कोई नागरिक राज्यपाल बनना चाह रहा है तो इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। पहली बात तो है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक हो, किसी भी सरकारी लाभ पद पर ना हो, ठीक है, सरकारी लाभ पद पर ना हो, ठीक है। और 35 वर्ष की अवस्था होनी चाहिए। कितनी उम्र होनी चाहिए, 35 वर्ष, तो वो राज्यपाल बनने के योग्य होगा, ठीक है। राज्यपाल की शपथ की बात करते हैं तो देखिए उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है, राज्यपाल होता है, ठीक है। राज्यपाल की बात करते हैं तो देखिए राज्यपाल को राज्य और केंद्र के मध्य कड़ी बोला जाता है। इसके अलावा देखिए राज्यपाल से संबंधित आपको दो यहां पर अनुच्छेद 161 और अनुच्छेद 213 दो आर्टिकल और याद रखना है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान से संबंधित है, ठीक है। क्षमादान, किसी व्यक्ति को यदि दंड दिया जा रहा है तो उसको क्षमा कर सकते हैं कौन, राज्यपाल, अनुच्छेद 161 में कहा गया है। 213 की बात करते हैं तो देखिए राज्यपाल को अध्यादेश से संबंधित है, ठीक है। किससे, अध्यादेश से संबंधित है, अनुच्छेद 213। ये थे कुछ राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। बेटा उत्तर प्रदेश से संबंधित अब देखते हैं। यदि आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे मतलब, तो याद रखना है श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। उत्तर प्रदेश की यदि पूछता है कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। ये आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है देखिए उर्दू भाषा को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। कह रहा है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो देखिए ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में, ठीक है, मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है, वो है बिहार। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो पहली राजभाषा है वो है हिंदी, जो 1968 में इसको राजभाषा बनाया गया था, और दूसरी है उर्दू, इसको 1989 में, ठीक है, राजभाषा का दर्जा मिला था। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश से संबंधित राजभाषा हैं वो है हिंदी और उर्दू, जिनको हिंदी को 1968 में राजभाषा का दर्जा और उर्दू को 1989 में राजभाषा का दर्जा मिला, ठीक है। चलिए ये थे दोस्तों आज के प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों प्रश्न कैसे लगे हैं, आज का ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए यदि आपकी तैयारी की बात है बेटा तो देखिए समय आपके पास कम है, थोड़ा समय कम है, और मैं देखिए जो ये वीडियो बनाता हूँ 30 से 45 मिनट का वीडियो होता है ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न बताता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि यदि आप बुक पढ़ते हैं या किसी की कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो देखिए
उससे कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि अब यदि आप सचेत हो रहे हैं एग्जाम के लिए तो उससे कुछ नहीं है। जो आपको बताया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट जो चलाए जा रहे हैं उनको देखिएगा, उनके जो भी पॉइंट बताए जा रहे हैं उनको नोट करते चलिएगा, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिएगा। जब भी एग्जाम हो उसको आप 1-2 दिन पहले उस शॉर्ट नोट को रिवीजन करिएगा, पढ़िएगा उनको, और जैसे ही आप उनको पढ़ेंगे आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें छप जाएंगी, ठीक है। और जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो फिर आप उन सभी चीज़ों को आराम से क्लिक कर सकते हैं, आपके दिमाग में आती जाएंगी और आपके आंसर सही होते जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।